स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, CSE प्रीलिम्स 2023 अब हमारे बहुत नज़दीक आता जा रहा है। ऐसे में हम सब मॉक टेस्ट लगाने की होड़ में लगे होंगे। हम सब कोशिश कर रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं। बट इस वीडियो में मैं आपसे यही बात करूंगा कि मॉक टेस्ट का नंबर उतना मैटर नहीं करता है जितना ये मैटर करता है कि आप हर एक मॉक टेस्ट के साथ इंप्रूव कैसे करते हैं खुद को, यानी मॉक टेस्ट का एनालिसिस कितने अच्छे से आप करते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि अगर वो 60-70 मार्क्स को दे देंगे तो वो प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। लेकिन आप 60-70 मॉक्स दे देंगे, अगर उसका कोई यूज़ नहीं होगा जब तक आप हर एक मॉक के साथ खुद को थोड़ा इंप्रूव नहीं कर रहे हैं। आप हर एक मॉक को एनालाइज नहीं कर रहे हैं कि आपने उसमें कैसा परफॉर्म किया, क्या गलतियाँ थी, आपने जो सही किया वो क्यों सही किया, जो गलत किया वो क्यों गलत किया। इसलिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपकी मॉक की इंपॉर्टेंस क्या है, मॉक की एनालिसिस की क्या इंपॉर्टेंस है, और साथ ही साथ हम कैसे उसको एनालाइज कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि सर मॉक को हम एनालाइज कैसे करें, हमें इतना पता है कि ये सही किया, इतना गलत किया, मार्क्स ये रहे, हम सिर्फ वहीं पे रुक के रह जाते हैं कि हमने मॉक दिया था, हमारे 70, 80, 90, 100 या इतने नंबर आए। बट वो मैटर नहीं करता है, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है। अभी आप मॉक में कितना स्कोर कर रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट देते हैं, उसमें वो नेशनल रैंकिंग निकालते हैं, आप उसमें कहीं नीचे हैं या कहीं ऊपर हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मॉक टेस्ट आपका ईगो बूस्ट करने के लिए या आपको अंडर कॉन्फिडेंट बनाने के लिए नहीं है। मॉक टेस्ट का उद्देश्य आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, आपको सही तरीके से एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने की जो बेसिकली जो स्किल है वो सिखाना काम है मॉक टेस्ट का। तो स्कोर उतना मैटर नहीं करता है। अगर आप एनालिसिस अच्छे से नहीं कर रहे हैं, आप खुद को इंप्रूव नहीं कर रहे हैं, तो बेशक आप अच्छे स्कोर ला रहे हो बट मे बी आप प्रीलिम्स वाले दिन आप फॉल्टर कर जाएंगे। तो ऐसे में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले ये कि मॉक टेस्ट के एनालिसिस की इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहली चीज़ ये है कि जब आप मॉक्स दे रहे हैं तो आप ये समझते हैं कि आप क्या गलतियाँ करते हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी सिली मिस्टेक्स होती हैं जो हम सब करते हैं। जैसे मैंने जब मॉक टेस्ट देना शुरू किया तो मैंने ये पाया कि मैं ऐसे स्टेटमेंट जिनमें नॉट होता था या इनकरेक्ट होता था, मैं इनको अक्सर मिसरीड कर देता था। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ठीक है। मैंने इसको विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट मान लिया और उसके आंसर को टिक कर दिया, आगे बढ़ गया। मैंने जब ये आइडेंटिफाई किया कि मैं ये गलतियाँ बार बार कर रहा हूँ अपने मॉक टेस्ट में, तो मैंने उसको अगले मॉक्स में खास करके जब करेक्ट आ रहा है तो मैं उसको अंडरलाइन करके या सर्कल करके अच्छे से खुद को बता रहा हूँ कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है। या नॉट, कई बार नॉट लिखा हुआ है वो मिस कर दिया। ऐसी बहुत सारी गलतियाँ हम लोग अक्सर करते हैं और मॉक टेस्ट का यही काम है कि आप अपनी गलतियों को पहचानें। आप किसी और तरीके की कोई मिस्टेक करते होंगे बट आप मॉक टेस्ट को जब अच्छे से एनालाइज करेंगे तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आप कौन सी गलतियाँ करते हैं और उनको हम एक्चुअल एग्जाम में ना करें। ये मॉक टेस्ट का उद्देश्य है। दूसरी बात, मॉक टेस्ट से ही पता चलता है कि आपको एक्चुअल में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में डाउट रहता है कि उन्होंने किसी से सुना कि हम 90 से ऊपर सवाल हर बार अटेम्प्ट करते हैं और वो भी फिर 90 अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, 90 से ऊपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं और वो बहुत सारी नेगेटिव मार्किंग कर देते हैं। आपने किसी से सुना कि हम 80 से कम अटेम्प्ट करते हैं और आप भी वो कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप किसी और की बात सुन करके कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करना चाहिए, आप उस तरीके से अगर अप्रोच करेंगे तो बहुत चांसेस हैं कि आप ज़्यादा गलतियाँ कर देंगे, आप ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग कर देंगे या आप बहुत ज़्यादा कॉशियस हो जाएंगे और आप इवन जो स्मार्ट गेसेस करने थे वो भी नहीं करेंगे। तो ऐसे में मॉक टेस्ट दे करके आइडेंटिफाई करना कि आपके लिए वो स्वीट नंबर क्या है, आप कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। मैंने अपने प्रीलिम्स में 83, 82, 84 ऐसे क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए हैं। मैंने 3 प्रीलिम्स में 83 या 84 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। ओके, सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई फॉर योर सेल्फ। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 95, 100 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर देते हैं और वो उस प्रोसेस से, उस तरीके से ही कई बार प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं। तो आपके लिए क्या सही तरीका है, क्या सही नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं, ये जानने के लिए आपको मॉक टेस्ट देना और उसको एनालाइज करना, सब अगेन एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। आप हर एक मॉक टेस्ट के बाद एनालाइज कीजिए कि आपने कितने अटेम्प्ट किए। अगर इतने अटेम्प्ट करते तो क्या आप ज़्यादा सेफ मार्जिन में रहते। तो इस तरीके से आपको हर एक टेस्ट को एनालाइज करना ज़रूरी है। MCQ सॉल्विंग एप्टीट्यूड भी बहुत ज़रूरी है। आप कितना भी पढ़ लें, आप जब तक ये नहीं समझ पाएंगे कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं, क्वेश्चंस में से आंसर कैसे निकालना है, क्वेश्चंस में ट्रैप कैसे सेट होते हैं, जब तक आप ये चीज़ें नहीं समझ पाएंगे तब तक 60, 70 या 100 टेस्ट देने का कोई यूज़ नहीं है, कोई यूटिलिटी नहीं है।
ठीक है। और साथ ही साथ मॉक टेस्ट देने से, प्रैक्टिस करने से और उसकी जो एनालिसिस है उससे जो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है वो आप सीखते हैं। कई बार आप जब एनालाइज करेंगे तो आपको लगेगा हाँ यार ये मुझे पता था बट मैं इसको अप्लाई नहीं कर पाया, और फिर आप अगली बार जब वैसा कोई क्वेश्चन देखेंगे तो आपके दिमाग में वो आएगा कि हाँ मैंने इस मॉक में ये अपनी गलती नोटिस की थी कि मैं एनालाइज नहीं कर पाता, मैं उसको बेसिकली अपनी नॉलेज को अप्लाई नहीं कर पाता, एंड यू विल बी एबल टू इम्प्रूव दैट। ओके, सो आई थिंक दैट्स वाई अगेन एनालिसिस ऑफ योर मॉक टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि एक दिन में 2 मॉक टेस्ट दे दिए, ठीक है। अगेन आई वुड से कि 2 hours फॉर मॉक एंड 2 hours फॉर एनालिसिस, दिस इज वे मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस इज वे मोर इंपॉर्टेंट देन गिविंग 2 मॉक्स इन अ डे। आप 2 घंटे मॉक के बेसिकली मॉक टेस्ट सॉल्व करने में गुजारें और 2 घंटे आराम से तसल्ली से बैठ करके फाइंड कीजिए कि आप कैसे उसको आप एनालाइज करने वाले हैं और आप कैसे बेसिकली आपने उस मॉक टेस्ट में कैसा परफॉर्म किया, क्या कमियां रह गई, उसको कैसे सुधार सकते हैं, ठीक है। तो ये मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये भी जान लें कि मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है। हम अक्सर सुनते हैं कि 3 आइटरेशंस में अटेम्प्ट करना होता है पेपर को, तो वो 3 आइटरेशंस क्या हैं और उसको कैसे एनालाइज करना है कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं उस बारे में देखते हैं। सबसे पहले ये कि आप 3 आइटरेशंस में पेपर को अटेम्प्ट करें। जब आप मॉक भी दे रहे हैं तो भी यही तरीका अपनाएं। आप पहली बार में ही सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट ना करें, पहली बार में आप 3 आइटरेशंस करें। पहली बार में फर्स्ट आइटरेशन में आप वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें जिसमें आपको 100% श्योरिटी है, ठीक है, जिसमें आपको लगता है हाँ ये मुझे पता है, इसका सही आंसर है, यही होगा। ऐसे आपके करीब 30 सवाल होंगे, मैक्स टू मैक्स ऐसे 30 सवाल होंगे जिसमें आप बहुत श्योर हैं कि इसका यही सही आंसर है। उसको आप पहले आइटरेशन में अटेम्प्ट करें। अगेन आप रीड तो सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, राइट, तो आप पहले 60 मिनट में कोशिश कीजिए कि आप अच्छे से एक बार पूरा पेपर पढ़ लें। 30 क्वेश्चंस को आप अपने जो मॉक OMR शीट है आप उसमें मार्क कर दें और बाकी क्वेश्चंस के भी अगेन 50-50 वाले आप आइडेंटिफाई कर लें कि ऐसे कुछ 30 और सवाल जिनमें आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, कि मैं इसमें ये 2 ऑप्शंस में श्योर हूँ, इसको अगले आइटरेशन में देखते हैं। ऐसा क्या होता है, कई बार आप एक बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप उसमें 2 ऑप्शंस में आप कन्फ्यूज हैं कि आपने 2 एलिमिनेट कर दिए बट पहली आइटरेशन में आप 2 में कन्फ्यूज हैं, तो आप उसको पढ़ करके आगे बढ़ जाइए। ऐसे में कहता है कई बार आपका दिमाग उस पर इन द बैकग्राउंड वो काम कर रहा है, ठीक है, और उन 2 में से भी कोई ऐसी चीज़ आपको याद आ जाएगी जिनमें से आप उन 2 में से भी एक को आराम से आप उसको फाइनल आंसर अपना बना पाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है सेकंड आइटरेशन में। ऐसे तकरीबन मैं कहता हूँ कि 40 के करीब 30 से 40 के करीब ऐसे सवाल होंगे, ठीक है। 30 से सेकंड आइटरेशन में 30 से 40 सवाल आपको मार्क करने हैं, ठीक है। अब थर्ड आइटरेशन की बात करते हैं। अभी तक आपने देखा कि हमने करीब 60 जो क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट कर लिया है, यानी उनको OMR शीट में मार्क कर दिया है। अब अगर आप अपनी स्ट्रेटजी के थ्रू, अगर आप अपनी जो बेसिकली आपने अपने मॉक्स के एनालिसिस से जो आइडेंटिफाई किया कि मुझे इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, अगर आप 80s में, मुझे लगता है 80s एक सेफ नंबर होता है, 80 to 85 के बीच अगर आप अटेम्प्ट करते हैं, इन केस आपकी एक्यूरेसी ठीक ठाक है और आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग नहीं करते हैं, तो ये काफ़ी एक सेफ जोन रहता है। तो अब आप देखेंगे तकरीबन 20 सवाल ऐसे हैं जो अभी भी आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अब ये 20 होंगे जिसमें आप स्मार्ट गेस लगाएंगे या आप गट फीलिंग, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में आपकी गट फीलिंग सही होती है और उसको आपको ट्रस्ट करना चाहिए। तो इन चीज़ों से आप तकरीबन 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप अपने मॉक टेस्ट में भी यही तरीका अपनाएं जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। पहले आइटरेशन में 30 सवाल, दूसरे आइटरेशन में भी करीब 30 सवाल और फाइनल आइटरेशन में अपना जो मिनिमम मार्क है, जितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, और आप अगेन डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनल एनालिसिस आप उतने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके अपना बेसिक मिनिमम मार्क को मीट कर लीजिए। तीसरा आइटरेशन में जिसमें आप उतने श्योर नहीं हैं, आपको गट फीलिंग से चीज़ें या क्वेश्चन को मार्क करना है, वो आप तीसरे और फाइनल आइटरेशन में कर सकते हैं। तो ये तरीका आप ज़रूर अपनाएं, ठीक है। अब टेस्ट के बाद बेसिकली एनालिसिस को कैसे करना है, सबसे पहले चीज़ कि आप सबसे पहला यही ऑब्वियसली होगा कि कितने सही हैं कितने गलत हैं, ठीक है। आपने मान लीजिए 85 अटेम्प्ट किए,
जिसमें से आप करीब 60 सही किए और 25 गलत किए। ये भी एक एनालिसिस का इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है। और आप ये देखिए कि आप इसको लिखते जाइए। आपने अगर 20-25 टेस्ट दिए हैं तो आप हर एक टेस्ट का ये जो एनालिसिस है इसको ज़रूर लिखें कि मैंने टेस्ट 1 में 85 अटैम्प्ट किए थे जिसमें से 60 सही थे, 25 गलत थे। मैंने टेस्ट 2 में 90 अटैम्प्ट किए जिसमें 63 सही थे और 27 गलत थे। ठीक है, इस तरीके से आपको एनालिसिस करना है। और आप देखिए कि इसके साथ आपके कितने मार्क्स बने। फिर आप जब 90 आपने अटैम्प्ट किए तो आपके कितने मार्क्स बने। क्या आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटैम्प्ट करके आप ज़्यादा मार्क्स ले पा रहे हैं, तो शायद आपके लिए 90 क्वेश्चंस इज़ दी करेक्ट नंबर। ठीक है, तो ये एनालिसिस सबसे पहले करना है और इससे आपको पता चलेगा कि बेसिकली हाउ मेनी करेक्ट हाउ मेनी क्वेश्चंस यू शुड बी अटेम्प्टिंग इन योर एग्जाम। ठीक है, और उसके बाद सेकेंड लेवल ऑफ एनालिसिस जो होगा वो ये होगा कि आप बेसिकली एक शीट बनाएं। ठीक है, इसमें आप यू विल मेंशन, मैंने फर्स्ट आइटरेशन वाले, सेकेंड आइटरेशन और थर्ड आइटरेशन। ठीक है, फर्स्ट आइटरेशन में मैंने कितने अटेम्प्ट किए, मान लीजिए जैसा हमने कहा 30 अटेम्प्ट किए, उसमें से आपने मे बी 25 सही किए। ठीक है, सेकेंड आइटरेशन में भी हमने 30 अटेम्प्ट किए, उसमें से मे बी हमने 20 ही सही किए। फाइनल आइटरेशन में हमने इतने किए और उसमें से मान लीजिए आपने 10 सही किए। जस्ट अ रफ गैस। ओके, तो आपको ये एनालिसिस भी हर एक टेस्ट के लिए करनी है। ये इसलिए ज़रूरी है कि आपको ये जानना है कि पहले आइटरेशन में जो आपको लग रहा था जिसमें आप 100% श्योर हैं, उसमें आपकी एक्यूरेसी एटलीस्ट 90% के करीब जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें आप 100% श्योर हैं। अगर इसमें आपकी एक्यूरेसी, जो फर्स्ट आइटरेशन में आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसमें आपकी एक्यूरेसी 70% है, तो आपको फिर से सोचना है कि आप पहले आइटरेशन में क्या आप गलत क्वेश्चंस को मार्क कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आइटरेशन में जिसमें आप 100% श्योर हो, सिर्फ वैसे क्वेश्चंस को मार्क करना है। ठीक है, सेकेंड आइटरेशन में 50-50 वाला आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, तो अब आपको इसमें अपनी एक्यूरेसी देख करके, मान लीजिए इसमें 70% के करीब एक्यूरेसी या 80% कह लेते हैं, 70-80% एक्यूरेसी डेफिनेटली ज़रूरी है इवन इन द सेकेंड आइटरेशन। ठीक है, क्योंकि इसमें अब आप 50-50 यानी 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज थे, उसमें से एक को आपने सही माना है। अगर आप ये अपने एनालिसिस में पाते हैं कि आप जब 50-50 में कंफ्यूज होते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप गलत वाला ऑप्शन मार्क कर देते हैं। ठीक है, जो आपको लगता है कि इन दोनों में से ये सही है, वो अक्सर गलत निकल के आता है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो ऐसे में अगेन अब आपकी वो मिस्टेक आइडेंटिफाई हो रही है, तो आप या तो ये 50-50 में अटैम्प्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर सकते हैं, या आप कोशिश करें कि आपकी जो थॉट प्रोसेस है, जिस तरीके से आप क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हैं वो सही नहीं है, उसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। थर्ड आइटरेशन अगेन ये गट फीलिंग वाले क्वेश्चन हैं, तो आप इसको एनालाइज कीजिए और ये आपको हर एक टेस्ट के लिए करना है। राइट, तो ओवर द टाइम 10-12 टेस्ट 15 टेस्ट का जब आप एवरेज लेंगे कि मैं फर्स्ट आइटरेशन वाले में कितनी अच्छी एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर रहा हूँ, सेकंड आइटरेशन में कितनी अच्छी एक्यूरेसी है, थर्ड आइटरेशन में मे बी कुछ लोग गट फीलिंग और स्मार्ट गेस से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मे बी कोई 15 सही कर देगा, मे बी कोई 7 ही सही कर पाएगा। तो जो 7 सही करता है उसको 20 से घटा करके मे बी 15 या 16 नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड तक ले आना है। जो ज़्यादा सही करता है वो 20 की जगह ऐसे 25 सवाल कर सकता है, क्योंकि अगेन आपकी एक्यूरेसी अच्छी है। ठीक है, तो ये माइन्यूट लेवल की एनालिसिस बहुत ज़रूरी है कि आप कितने आइटरेशन, मतलब आप हर एक आइटरेशन में आपकी एक्यूरेसी लेवल क्या है। ठीक है, उस हिसाब से आप अपने टेस्ट को शेप कर सकते हैं और आगे के जो आप टेस्ट दें उसको उस हिसाब से अटेम्प्ट करें और फाइनल एग्जाम तक आप काफ़ी अच्छे हो जाएंगे MCQ सॉल्विंग में। अगेन ये बहुत ज़रूरी है समझना कि पढ़ना एक पार्ट ऑफ द गेम है, बट सही तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। बहुत कम लोग होते हैं जो कम तैयारी के साथ भी बार बार प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने वो टेस्ट सॉल्विंग स्किल को बहुत अच्छे से डेवलप कर लिया है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अपने जो टेस्ट पेपर्स हैं उनको एनालाइज कर सकते हैं। अब ये चीज़ हमने बेसिकली देखा कि अपने टेस्ट को एनालाइज कैसे करना है और ये फाइंड आउट कैसे करना है कि हमें किन आइटरेशंस में कितने सवाल अटेम्प्ट करने हैं और टोटल कितने सवाल हमें अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अब हम जब टेस्ट दे रहे हैं बेसिकली आपको ये भी देखने हैं, जब टेस्ट का एनालिसिस बेसिकली सॉल्यूशंस पढ़ने की बात आती है तो बहुत सारे लोगों को भी उसमें भी डाउट होता है कि बहुत सारा समय लग जाता है, क्या उतना समय देना ज़रूरी है। तो सही मतलब बेसिकली इफ़ वी कैटेगराइज द क्वेश्चंस इन डिफरेंट सब पार्ट्स, तो हम ये देखेंगे कि एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं या वन टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो आपने सही अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, करेक्ट वंस, और उसमें आपको 100% श्योर था, तो
आपने मान लीजिए पॉलिटी का कोई क्वेश्चन था, आपने उसको सही एकदम अटेम्प्ट किया है और आपको श्योर है कि हाँ मुझे इसका पता है, बट दूसरा सही तरीके का क्वेश्चन ये होगा जो आपने 50-50 वाला सही किया है और गट फीलिंग से सही किया है, मे बी तुक्के से आपका वो सवाल सही हो गया, ठीक है। तो आप जो ये पहले वाले टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें आप 100% श्योर थे, आप उनके सोल्यूशंस नहीं भी पढ़ेंगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आप 100 में से करीब 20-25 सवालों के सोल्यूशंस छोड़ सकते हैं। तो यानी अब सिर्फ 75 सवाल ऐसे बचे जिनके आपके सोल्यूशंस अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। तो आपने ऑलरेडी थोड़ा सा टाइम हमने देखा कि यहाँ पे कम हो जा रहा है। अब दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन थे जिसमें आप 50-50 थे या आपने गट फीलिंग के ऊपर वो अप्रोच किया था, अटेम्प्ट किया था, बट वो सही हो गया, बट स्टिल नाउ यू नीड टू रीड द सोल्यूशन, क्योंकि अगर आपने 50-50 किया था तो अब थोड़ा सा आपको पता तो है, बट आपको उसको लेकर के श्योर होना है, उसको एक और क्विक रिवीजन करना है। तो आप इसको क्विकली पढ़ सकते हैं, इसकी पूरे सोल्यूशन को डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो एक चीज़, वो एक इन्फॉर्मेशन जिसकी वजह से आपको कन्फ्यूजन थी, बस उस इन्फॉर्मेशन को आप बेसिकली सोल्यूशन में से आप पढ़ सकते हो उस इन्फॉर्मेशन को। गट फीलिंग के बेसिस पे किया था, तो अगर ये आपके स्टैटिक में था तो उसको मार्क कर लो कि ठीक है इसके बारे में पढ़ना, थोड़ा सा मुझे आइडिया तो है बट इसकी इन्फॉर्मेशन को याद करने की ज़रूरत है। तो ये रही बात उन क्वेश्चंस की जो आपने सही किए हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि तकरीबन 100 में से हमने 25-30 सवाल ऐसे निकाल दिए जिनके सोल्यूशंस आपको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और 15-20-25 सवाल ऐसे हैं जिनके सोल्यूशंस को हम थोड़ा सा पढ़ के सिर्फ ऊपर से 1-2 इन्फॉर्मेशन को पढ़ करके उसको हटा सकते हैं। तो अब ऐसे 50-60 सवाल आपके बचते हैं, ठीक है, जिनकी आपको अच्छे से एनालिसिस करने की ज़रूरत है, राइट। इनके आपके सोल्यूशंस पढ़ने हैं, आप चाहें तो इनके नोट्स बना सकते हैं, या जब आप टेस्ट रिवाइज करेंगे तो ये बाकी के जो 50-60 सवाल बचते हैं आपके पास, आप उनके जो सोल्यूशंस हैं उन्हीं को आप बार बार रीड करेंगे और अपने टेस्ट को इस हिसाब से रिवाइज करेंगे। सो हमने देखे कि जो सही सब हमने अटेम्प्ट किए थे उनको बेसिकली किस तरीके से हमें उनके सोल्यूशंस को रीड करना है, कैसे अप्रोच करना है। अब जो हमने गलत किए थे, इनकरेक्ट जो क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट किए थे, उनमें अगेन कुछ होंगे जो बेसिकली इंफॉर्मेशन वाले थे, जो बेसिक फैक्ट या इंफॉर्मेशन था वो आप चाहें तो अगेन आप वहाँ से रीड कर सकते हैं, या आप जो बेसिक स्टैटिक बुक था अगर वहाँ पे भी वो टॉपिक है तो एक बार जा करके उसी किताब को एक बार मार्क कीजिए, उस चैप्टर को, उस इन्फॉर्मेशन को, उस टॉपिक को, कि हमें ये बार बार पढ़ने की ज़रूरत है बिकॉज ये मैं भूल रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन मैं भूल रहा हूँ या भूल रही हूँ। तो ये पहले टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपको अगेन आपके बेसिक बुक में थे, आपके स्टैटिक की बुक में थे, बट आपने फिर भी उनको गलत मार्क किया। तो आप इस तरीके से अगर हर एक टेस्ट में आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं इस सब्जेक्ट में इन टॉपिक्स में बार बार भूल रहा हूँ, तो जब आप आगे रिविजन्स करेंगे और जैसे प्रीलिम्स नज़दीक आएगा, जब आपको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस समय आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि मुझे कौन सी इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए टेस्ट की एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। आपने हर एक सब्जेक्ट में से मार्क कर लिया कि मैं ये वाले क्वेश्चंस या इस सब्जेक्ट से इन टॉपिक से क्वेश्चंस को बार बार गलत कर रहा हूँ। तो पहली कैटेगरी है जो इन्फॉर्मेशन थी, आपने उसको वहाँ पे जाके मार्क कर लिया कि मुझे ये में भी बार बार पढ़ने की ज़रूरत है। गलत में दूसरी कैटेगरी होगी करंट की। अगेन इसमें कोई बहुत घबराने वाली बात नहीं है, करंट को लेकर के ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इसको जो आपने मैगजीन पढ़ी है वहाँ पे अगर ये करंट की ये जो न्यूज़ थी या इन्फॉर्मेशन था, अगर ये वहाँ पे मेंशन है तो आप उसको जा करके मार्क कर सकते हैं कि मुझे ये रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आप चाहें तो अगर वो बहुत बार होता है कि उस मैगजीन में नहीं था या वो इन्फॉर्मेशन नहीं थी, आपने कहीं भी नहीं पढ़ा है, तो आप जा करके उस पार्ट, मान लीजिए इन्वायरमेंट का कोई क्वेश्चन था करंट का जो आपको मैगजीन में नहीं मिल रहा है, तो आप मैगजीन में जा करके वहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी टाइप ऑफ जो क्वेश्चन है वो अगेन मान लीजिए वो एलिमिनेशन वाला हो सकता है। ये क्वेश्चन ना स्टैटिक से है ना ये करंट से है, बट इस क्वेश्चन को जो फ्रेम जिसने किया है उसने ये सोच के फ्रेम किया है कि ये सिर्फ वही सॉल्व कर पाएगा जो ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सही ऑप्शन अराइव कर सकता है। थोड़ा लॉजिक, थोड़ा स्मार्ट गेस से ये क्वेश्चन सॉल्व होना था। तो अगर आपको अगेन एलिमिनेशन वाली क्वेश्चन आपने गलत किया है तो आपको ये जानना है कि आपको और ज़्यादा प्रीवियस और क्वेश्चंस को देखने की ज़रूरत है, ठीक है। एलिमिनेशन टेक्निक को एक जो डेवलप करने का, स्मार्ट गेस करने का तरीका है, वो आपको डेवलप करने की ज़रूरत है। तो ये तीसरे टाइप ऑफ जो क्वेश्चंस आपने गलत की अटेम्प्ट किए थे उनको आपको इस तरीके से एनालाइज करना है। अगर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं कि जो एलिमिनेशन से होने थे, जो स्मार्ट गेस से सॉल्व होने थे पर मैं नहीं कर पाया, उनको आपको कोशिश करना है कि आप फिर ज़्यादा प्रैक्टिस करें, आपको ज़्यादा PYQs को बार बार देखने की ज़रूरत है, आपको ज़्यादा टेस्ट देने की ज़रूरत है, और एक बार उन सारे क्वेश्चंस को जो एलिमिनेशन के बेसिस पे होने थे उनके सॉल्यूशंस को एक बार अच्छे से रीड करो कि कैसे वो क्वेश्चन जो सेट किया था वो उसकी थॉट प्रोसेस क्या थी। आप उस थॉट प्रोसेस को जब समझ पाते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चंस को अगेन अगली बार आप सही कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ।
फैक्ट्स को लेकर के, ठीक है। यूपीएससी कई बार करता है कि अगर 100 बिलियन है, 100 बिलियन को वो 1000 बिलियन कर देगा। अब आप अगर ये बार बार देखते हैं कि जब यूपीएससी नंबर्स दे रहा है, जब वो ऑप्शंस में कोई नंबर मेंशन कर रहा है, 100 को 1000 कर दे रहा है, 1000 को 10,000 कर दे रहा है, तो अब अगली बार आप जब वैसा सवाल देखेंगे तो आपके दिमाग में ये आएगा कि मे बी ये नंबर गलत हो, इस नंबर के गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो दिस इज थिंग्स दैट यू लर्न विद योर एनालिसिस ऑफ योर टेस्ट पेपर्स। कुछ एक ऐसे भी सवाल होंगे जो आपने गलत किए, उसमें एक और कैटेगरी होगी, यू हैव नेवर हर्ड ऑफ इट। अब हर एक टेस्ट में कुछ 5-10 सवाल मुझे लगता है जो ऐसे होते हैं जो आप नहीं भी तैयार करके जाएंगे तो चलेगा, क्योंकि वो किसी को नहीं आते हैं। ऐसे सवालों को भी आप इग्नोर कर सकते हैं, या चाहे तो इसमें से कोई आपको इन्फॉर्मेशन लगती है मेन स्ट्रीम है, इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको कहीं पे ऐड कर सकते हैं। वरना कुछ अगेन 100 के 100 सवाल आपको नहीं पढ़ने होते हैं, उसमें से कुछ सवाल यूं ही होते हैं, वो यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे ऑप्शंस को, सोल्यूशंस को आप इग्नोर कर सकते हैं, उसको करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप एक और इसी में एक कैटेगरी और देख लेते हैं। आपने जो इनकरेक्टली अटेम्प्टेड क्वेश्चंस हैं उसमें कुछ आपने सिली मिस्टेक्स की वजह से की होंगी। अब एक्चुअल एग्जाम में आपके पास सिली मिस्टेक्स करने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, ठीक है। प्रीलिम जितना ट्रिकी होता जा रहा है, ऐसे में आप ऐसी चीज़ें जो आपको पता थी और फिर भी आप वो गलत कराए, तो मे बी आपको ये समझना है कि अगर आप वो हैं जो बार बार सिली मिस्टेक्स कर रहा है, और वो तभी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे जब बैठ करके आप एनालिसिस करेंगे अच्छे से कि ठीक है, ये क्वेश्चन तो मेरे को पता था, ये इन्फॉर्मेशन मुझे आती थी, फिर भी मैंने इसको गलत कर दिया। तो ऐसे सिली मिस्टेक्स को आपको कैसे अवॉइड करना है, ये आपको सीखना है। क्वेश्चंस को और अच्छे से पढ़ना शुरू करें, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहें। बहुत बार ये भी होता है कि हम अंडर कॉन्फिडेंस की वजह से हम गलत कर देते हैं। हमें लगता है हमें जो पता है वो गलत है, हमें नहीं पता। ऑन द अदर हैंड, अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि यार मैंने पढ़ा था, ठीक है, और मुझे लग रहा है यही है, और ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, अगर ये होती तो मैंने पढ़ी होती, मैंने नहीं पढ़ी तो मतलब ये सही नहीं है, तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। बट अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपने अच्छे से तैयारी की है, तो आप वो गलतियां बार बार रिपीट करते रहेंगे। तो ऐसे सिली मिस्टेक्स जो हैं, आते हुए भी आप गलत कर देते हैं, वो चीज़ें भी आपको आइडेंटिफाई करना है और कोशिश करना है कि जब आप एक्चुअल एग्जाम में जाएँ तो आप ये सिली मिस्टेक्स बिल्कुल ना करें, क्योंकि उसकी गुंजाइश बिल्कुल आपके पास नहीं होती है। तो ये हमारा एनालिसिस कैसे करना है उसके बारे में हमने देखा। तो वी सॉ दैट सबसे पहले कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए सही है अटेम्प्ट करना, उसके लिए एनालिसिस करना है कि आपने इतने अटेम्प्ट किए थे तो इतना स्कोर आया, इतना अटेम्प्ट किया तो इतना स्कोर आया। उस हिसाब से 15 अगर 12-15 टेस्ट का एवरेज आप लेंगे तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपके लिए क्या सही नंबर है। दूसरा, आप टेस्ट के सोल्यूशंस को कैसे अप्रोच करना है, उसमें से इन्फॉर्मेशन को कैसे निकालना है, उनका रिवीजन कैसे करना है, वो सारी चीज़ें हमने देखी कि डिफरेंट टाइप्स आपको अपने जो पेपर क्वेश्चन है उसको डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज करना है, और उस हिसाब से अपने कहाँ पे आपको जहाँ आपको ज़्यादा गलतियाँ दिख रही हैं अपनी, आप उनको ठीक करने की कोशिश करें। फाइनली एक चीज़ मैं एडिशनल आपको बताना चाहूँगा अभी कि जैसे जैसे प्रीलिम्स नज़दीक आता है, आप सब कोशिश करेंगे कि आप प्रिंटेड फॉर्म में क्वेश्चन पेपर को लें, ठीक है। क्वेश्चन पेपर को आप प्रिंट करवाएं, ठीक है, और जैसे आप एक्चुअल एग्जाम देते हैं उसी तरीके से दें, क्योंकि आप जब प्रिंट करवा, आप अभी अगर फ़ोन में या लैपटॉप में दे रहे हैं तो आप उस पर लिखने की आपके पास गुंजाइश नहीं है। तो आदत डालिए कि आप प्रिंटेड लें, ताकि वहाँ पे आप छोटी बहुत इन्फॉर्मेशन या आप ये सारी चीज़ें ऐड कर सकें अपने क्वेश्चन पेपर में। आप चाहें तो यू कैन गेट इट डिलीवर्ड। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पूरा टेस्ट सीरीज़ आपको भेज सकते हैं, नॉट इंस्टीट्यूट्स, सॉरी, जो बुक शॉप्स हैं आपको वो डिलीवर करा देते हैं। तो एक चीज़ ये करें, OMR शीट पे टेस्ट आप देने की कोशिश करें। एटलीस्ट मुझे लगता है 5-10 टेस्ट ज़रूर देना OMR शीट पे। अगेन, ठीक है, यूपीएससी स्टाइल OMR शीट जो है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने शेयर किया था, यू कैन गो देयर, राघवेंद्र IPS, आप मेरे टेलीग्राम से चैनल से वो डाउनलोड कर सकते हैं। चाहें तो आप उसी का प्रिंट आउट निकलवा लें, या सेम फैशन की जो OMR शीट आपको मार्केट में मिले वो ले आएँ। 5 से 10 टेस्ट ज़रूर उस पर आप सॉल्व करें। यूपीएससी के टाइम स्लॉट में क्वेश्चन पेपर्स को आप अटेम्प्ट करें। आप जब टेस्ट दे रहे हैं तो कोशिश करें ये जो 9:30 से 11:30 और 2 से 4 ऐसा जो स्लॉट है यूपीएससी का, आप उसमें ही पेपर को अटेम्प्ट करें। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है अब जब हम बहुत ज़्यादा टेस्ट देने की कोशिश करते हैं तो सिर्फ नंबर ऑफ़ टेस्ट ना इंक्रीज़ हो, सही तरीके से हम टेस्ट को अटेम्प्ट करें और उसको एनालाइज करें, ये बहुत ज़रूरी है। सो दिस वाज ऑल। थैंक यू सो मच। सी यू अगेन इन सम अदर वीडियो। थैंक यू एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।